बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और नए व्लॉग के साथ हाज़िर। पिछले दिनों बच्चियों का यूनिवर्सिटी की बच्चियों का एक ग्रुप आया मिलने के लिए और ये काउंसलिंग के लिए नहीं आया था। ऐसा यूँ समझें कर्टसी कॉल थी। उन्होंने कुछ चीज़ें मेरी पढ़ी हुई थीं और कुछ लोगों ने सुना हुआ था। तो सबके अपने-अपने सवाल होते रहे। आखिर में एक बच्ची ने जो बिल्कुल चुप कीती थी, तो बड़ी खामोशी से बैठी रही। उसने कहा, "सर, एक सवाल करना माइंड तो नहीं करेंगे?" मैं कहा, "जी बेटा, बोलिए।" तो चूँकि हमने अपने उस्ताद को देखा हुआ था कि जो मर्ज़ी उस्ताद के सामने जब सवाल होता है तो माइंड तो करने वाली बात नहीं होती। आपको सवाल पसंद हो, नापसंद हो, आप उसे स्किप कर सकते हैं। या जैसे जब मैं जाता हूँ कॉर्पोरेट इंटरव्यूज़ में, तो वहाँ हम कहते हैं एक लीगल सवाल होता है, एक इल्लीगल सवाल होता है। लीगल को आप जवाब देते हैं, इल्लीगल को आप स्किप कर देते हैं। उसका सवाल ये था कि लड़की या लड़कियाँ वो कौन-सी गलती करती हैं, एक गलती, जहाँ से वो गुनाह के दलदल में गिर जाती हैं या गिर सकती हैं, या फिर गुनाह के रास्ते पे चलना आसान हो जाता है। अच्छा, जितनी वो खामोश तबा थी, ये सवाल बहुत दानिशमंदाना किस्म का था, अक्लमंदी से भरा हुआ था कि कहीं न कहीं कुछ स्टेप तो ऐसा आता है। अच्छा, मुमकिन है आप कहें कि टेलीफ़ोन उसकी वजह बनते हैं, मुमकिन है आप कुछ और कहें कि ये वजह बनती है, वो वजह बनती है। हर बंदे की एक अपनी परसेप्शन होती है। पर मैंने ऐसी बच्चियों को जो गिल्ट के बाद मेरे पास आई, जो गलती और गुनाह और कोताही के बाद मेरे पास आई, तो मैंने उनको नोटिस किया कि पहली गलती या पहला गुनाह जिसके बाद वापसी नहीं होती, वो ये होता है कि जब कोई लड़की अपने हॉस्टल से अपनी दोस्तों को बता के कि मैं फलां दोस्त के घर जा रही हूँ, या अपने घर वालों को झूठ बोल के बता के जाती है कि आज मैं थोड़ी लेट हो जाऊँगी, ग्रुप वर्क है, फलां दोस्त के यहाँ हमने बैठना है या हॉस्टल में बैठना है, और घर में से किसी को साथ नहीं आने देती। आमतौर पे जो पेरिफेरी या छोटे शहरों की माएँ हैं, वो इस मामले में कभी रियायत नहीं करती थी। अव्वल तो जाने नहीं देती थी, या फिर भाई को साथ भेजती थी, छोटी बहन को साथ भेज देती थी, और उसमें ये इम्कान नहीं होता था कि आप किसी अनजान जगह पे, अनजान जगह वो नहीं होती कि जो कोई वीरान हो। किसी दोस्त का या आपके जो आपका दोस्त है, उसने अपनी किसी जानने वाले का खाली घर लिया हुआ है। वहाँ ये आपके लिए तो अनजान जगह है। ना वहाँ चीख सकते हो, ना किसी को मदद के लिए बुला सकते हो। इवन आप किसी को ये भी नहीं बता सकते व्हेयर आर यू हियर? अगर उनके खानदान में से कोई आ जाए और आपको शर्मसार करे कि तुम कोई बाज़ारी औरत हो और तुम डे जो कॉल गर्ल्स होती हैं वो हो, तो क्या जवाब आप दे सकते? यानी ये तकरीबन हर केस के बाद जो मैंने एनालिसिस किया कि ये पहला स्टेप होता है जब आप घर झूठ बोल के या हॉस्टल में झूठ बोल के अपने किसी दोस्त, क्लास फेलो, कोई भी हो, आपका बड़ा भी हो सकता है, जब उसके साथ मिलने के लिए किसी होटल में या किसी के घर जाते हो और उस जगह का आपको इल्म नहीं होता, क्या होता है? वहाँ जाने के बाद 3 चीज़ें होती हैं। पहला ये कि चूँकि आपकी पहली मुलाकात है और वो लड़का जानता है कि ये पहली दफ़ा घर से निकली है, सो दोबारा ये आए या ना आए, तो वो कोशिश करेगा कि आपको उसी मुलाकात में ज़िबा कर दे। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस बच्चियाँ उस मुलाकात में रेज़िस्ट नहीं कर पाती और ज़िबा हो जाती हैं। उसके बाद रोना-धोना, अपने दिल के और जिस्म के ज़ख्मों को सहलाना, ये कई दिन जारी रहता है और उधर से शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता। फिर एक रोज़ फ़ोन आता है कि देखो, मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम ही ना कर रही हो, अगर तुम ना आई, तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तो ये वो दूसरा बड़ा स्टेप होता है, जो आपको किसी दलदल में गिराता है। अब आपको अंदाज़ा करना चाहिए कि अगर वो सिंसियर होता, मुख़लस होता, तो आपके जिस्म की हिफ़ाज़त करता, आपकी रूह की हिफ़ाज़त करता, आपके दिल की हिफ़ाज़त करता। उसने दिल तोड़ दिया, रूह को ज़ख्मी किया, जिस्म को उसने मिसयूज़ किया। तो अब आपको वो दोबारा बुला रहा है अपने ताल्लुक को ब्लैकमेलिंग के टूल के तौर पे यूज़ करते हुए कि अगर तुम ना आई, तो मैं तुमसे ताल्लुक तोड़ दूँगा। और आप इतने बेवकूफ़ हो कि पहले आपने लाखों करोड़ों रुपए की अस्मत
उसको लुटा दी मुफ्त में, उस बेकदरे को दे दी, गुनाह अलग किया, खानदान की इज्जत को अलग लुटवाया, रुसवा किया, और खुद अपने लिए आपने मुस्तकिल एक अजाब खड़ा किया। आप जानते हो कि आपके साथ क्या हुआ है। ये रास्ता, ये दूसरा स्टेप है। उसकी ब्लैकमेलिंग में आके लड़कियां फिर दोबारा उससे मिलने चली जाती है। पर अब के इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो अकेला नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि पिछली गलती पे जब उसने पेशदस्ती की या दस्त दराजी की तो ये रोई नहीं, ये चीखी नहीं, इसने उसको मारा नहीं, इसने कोई कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि इसके पीछे कोई नहीं है। झूठ बोल के आई थी, हॉस्टल से या घर से। तो अब अगर मैं इसके साथ दोबारा करूंगा तो भी मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। ये वो रवैया है जो लड़कियों को मुस्तकिल बर्बादी की राह पे ले जाता है। मैंने ऐसी ऐसी शानदार, नेक सीरत, खूबसूरत बच्चियों को, यानी ऑलमोस्ट आप प्रोस्टिट्यूट बन जाते हो। अब दोबारा गए, उसने आपको लूटा, आपके जिस्म का इस्तेमाल किया, और फिर अपने किसी करीबी दोस्त को बुला के कहा, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तुम जरा गपशप करो, मैं अभी बाजार से होके आता हूँ। और अब बताइए, अब आप कैसे रेजिस्ट करोगे? वो बेगैरत आदमी, अच्छा बहुत मुमकिन है उसने उससे पैसे लिए हों, बहुत मुमकिन है उसने उसको बताया कि बेवकूफ़ है और चंद रोज़ है हमारे हाथ, तो इसको काबू कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा ये गैंग की सूरत में 2-2, 3-3, यानी ये लड़के जो इस कबीले के होते हैं, ये गाड़ियों वाले भी होते हैं, बारसूख भी होते हैं, आपस में निटेड भी होते हैं, और इन्हें हमेशा एक चिड़िया चाहिए होती है जिसके पर नोचे जा सके, और वो आपने अपने आप को उनके हवाले कर दिया। उसके बाद अब आप कैसे रोक पाओगे उन 2 को या 3 को कि वो आपकी इज्जत भी लूटें, आपकी वीडियो भी बनाएं, और उसके बाद वो आपको सिर्फ एड्रेस दिया करें कि फलां एड्रेस पे पहुंचो। लाहौर की 3 बड़ी यूनिवर्सिटी की बच्चियों को मैंने इस मामले में जलील और रुस्वा होते देखा। यानी जब मेरे पास वो आई तो कम से कम 1-1, 2-2 साल गुजर चुके थे, एंड दे वर लाइक अ फ्री प्रोस्टिट्यूट। उन्हें फोन आता था, फलान जगह जाओ, और वो जाती थी। ना वहां से पैसे मिलते थे, ना वहां से इज्जत मिलती थी, जो पास कुछ था ही नहीं, ना इत्मीनान, ना खुशी, ना सुकून, एक डर और खौफ कि उनके पास मेरी वीडियो है, वो मेरे भाई को दिखा देंगे, वो मेरे बाप को दिखा देंगे, वो किसी को उस पे सोशल मीडिया पे ले जाएंगे। आप सोचिए कि उस गुनाह का जो उसने किया, खौफ उसको होना चाहिए, तो वो उस खौफ को टूल बना के, डंडा बना के आपके सर पे मारता है और आपकी मत मार देता है। सो उस बच्ची को जब मैंने ये बताया तो उसकी आंखों में आंसू, तो उसने कुछ नहीं कहा। आई डोंट नो व्हाई शी वाज वीपिंग, लेकिन अक्लमंद के लिए बाद इशारे होते हैं, और बाज़ दफ़ा दुख से भरे लम्हे होते हैं जब आप सोचते हैं कि कुछ पे बीत जाती है और वो ज़िंदा रहती है। बज़ाहिर ज़िंदा होती हैं, अंदर से ज़िंदा नहीं होती। रूह के जितने चरखे लगते हैं, जितना दुख उस रूह को होता है, किसी भी बच्ची या लड़की की रूह को, कि उसने जिस पे एतमाद किया या एतबार किया, आप सोचें, उसी ने आगे से उसको बेच दिया। यानी ये वो है जो हर दूसरे केस में होता है। आप ऐसे केसेस को भी जानते होंगे कि जहाँ लड़कियां घरों से सामान लेके, जेवर लेके निकली, और उन लड़कों ने किसी और शहर में जाके उनको होटल में रहते हुए, वहां से उनके सोते हुए उनका जेवर भी लेके भागे और उनको होटल वालों को बेच गए। और देन अस्तगफिरुल्लाह, 100 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह, वो ज़िंदगी के बाकी माह-साल में कॉल गर्ल्स के तौर पे, और एक महफूज अड्डा उनके पास उसका होता है, या तो फिर वो ज़ख्मों से चूर, बीमारियों से चूर मरती हैं, और उनके घर वाले भी जब उनको इल्म हो जाता है इस तलख़ और ज़हरीली हकीकत का, तो वो भी फिर फ़ोन करने से इनकार कर देते हैं। ये ज़िंदगी में चीज़ें मैंने देखी हैं, और उनका वो दुख जो उन बच्चियों ने महसूस किया, सच्ची बात है, वो दूसरा पता नहीं कैसे महसूस करे, लेकिन ये बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत अज़ियत होती है। और अगर ये बेवकूफ़ लड़कियाँ इस बात को उस लम्हे रुक जाया करें, जब कोई इनको बाहर बुलाता है
और ये उसकी दावत पे जाती हैं और बाद में फिर छोड़ दूँगा और तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा और तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। इस ब्लैकमेलिंग पे जब आपने पाँव एक दफ़ा दहलीज़ से निकाल दिया, वो दहलीज़ घर की हो, हॉस्टल की हो, अपनी ज़ात की हो, अपनी मान-मर्यादा की हो, वो अपने क्लास फेलो के लिए निकाला, वो किसी सीनियर के लिए निकाला, वो पहले महबूब के लिए निकाला, वो पहले क्रश के लिए निकाला। एक बात याद रखिएगा, ज़िंदगी की ये खूबसूरती और ज़िंदगी की ये पाकीज़गी आपकी सबसे बड़ी मज़बूती है और जब ये मज़बूती ना रहे, तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी ऐसी होती जैसे किसी घर की बुनियाद सीमेंट की जाए, आप नमक पे रखें, तो बस अस्तगफिरुल्लाह, एक बारिश नहीं सही जा सकती, पूरा घर आन गिरता है आपकी ज़ात पे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।